हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स से जो भी सवाल पूछे गए थे उन सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए। जैसे ये कह रहा है 2 गुनी, अगर कोई चीज़ 2 गुनी हो रही है इसका मतलब 100% का यहाँ पर क्या है, वृद्धि है। अगर कोई चीज़ 4 गुनी हो रही है इसका मतलब यहाँ पर 300% का वृद्धि है। अगर कोई चीज़ 10 गुनी हो रही है इसका मतलब 900% का यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, तो ये बात अगर आपको पता है, ये कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी मतलब 100% का इसको ब्याज मिलना चाहिए। और कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। तो 16 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 6.25 वर्ष जो है टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इतना ही इसमें करना था। आगे ये भी वही सवाल है, यहां पर कह रहा है 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो रही है तो इससे एक कम यानी कि 400% का इसको ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है? 16 वर्षों में। 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 16 दूना 32 जाएगा, 16 पंचे 80, तो 25 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे, साधारण ब्याज पर किसी धनराशि के 15 वर्षों में 2 गुना होने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे रेट पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 15 वर्षों में इसको 2 गुना होना है। 2 गुना होना है तो इसको 100% का ब्याज चाहिए। ठीक है, और कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। तो 15 से अगर डिवाइड कर दें तो प्रत्येक वर्ष का दर हमें मिल जाएगा। कितना? 15 छाके 90 जाएगा और पॉइंट आएगा, फिर 6 आते रहेगा तो इसको हम लोग 6 7 लेंगे। तो ये जो है आपका रेट होगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। आगे, साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से, ठीक है, 2 दशमलव स्थानों तक आपको पूर्णांकित करना है। 24 वर्षों में कोई धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। पिछले सवाल के जैसा ये भी है, 5 गुनी हो रही है तो इसका मतलब इसको 400% का ब्याज चाहिए। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। अगर 24 इसको डिवाइड कर दें तो पर ईयर का रेट हमें मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 से कहाँ 24 जाएगा, 16 160 हुआ, 24 छाके 144 होता है, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो 16 यहाँ पर है इंटीजर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से, ठीक है, 22 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। सेम सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं। आगे, किस अवधि में 6000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1080 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं सोचना है, यहाँ पर सीधा सीधा समझिए कि इसको 6% वार्षिक ब्याज चाहिए। अगर आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं 6000 का तो कितना आएगा? 6 छाके 36 यानी 360 रुपया इसको पर ईयर ब्याज मिलेगा। क्लियर है? लेकिन इसको टोटल ब्याज 1080 मिल रहा है, तो आप सीधा सीधा नज़र से बता सकते हैं कि ये सीधा सीधा इसका 3 गुना हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष का यहाँ पर जो है टाइम इसको लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे, जसप्रीत ने 28,450 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज जो है ये कंपाउंड है, तो क्या करना है? एक तो सीधा आप सोच सकते हैं कि 20% का अगर रेट है तो 2 वर्ष में इसका इफेक्टिव परसेंट कितना हो जाएगा? 44%। वहाँ से निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे 20% अगर है, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, आप जानते हैं। तो 1 वर्ष में इसका रेशियो क्या बनेगा? 5 से 5 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ष का टाइम दे रखा है तो इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये बन जाएगा 25 से 36।
ये स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो 25 अगर मूलधन होगा तो 36 इसका क्या होगा, मिश्रधन होगा। लेकिन ये एक्चुअल का मूलधन है 28,450, तो ये 28,450 के बराबर होगा। हमें निकालना है 36 यूनिट का। अब यहाँ पर कटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 25 से ये डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये 25 से पूरी तरह कट जाएगा तो जो भी आंसर आएगा वो 36 का मल्टीपल होगा। 36 मतलब 9 का मल्टीपल, चेक कर लेंगे। 4 9 13 6 19 8 27 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 से 16 नहीं है। 6 2 8 9, इधर 5 नहीं है 9 का मल्टीपल। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकला, ठीक है। आगे, शान के पास 1,407 रुपया है। वह इस धनराशि को अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट देता है और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि 18 वर्षों के बाद पीयूष के निवेश का मिश्रधन 19 वर्षों के बाद मनोज के निवेश का मिश्रधन बराबर है। शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी थी, ठीक है। देखिए, जब ये डिवाइड वाला सवाल आता है तो इसमें हमें क्या देखना रहता है, रेट। पहले क्या देखेंगे, रेट क्या है, 10%। इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10 होता है, यानी यहाँ पर 10 पर 1 का ब्याज, तो रेशियो बन जाएगा 10 से 11 का। अब इसी में जो है आपको देना है दोनों का हिस्सा। ये हिस्सा कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए आपको दोनों का एज दिखना है। तो यहाँ पर पीयूष जो है, पीयूष को जो भी पैसा मिल रहा है वो 18 वर्षों के बाद, और मनोज को जो भी मिल रहा है वो 19 वर्षों के बाद बराबर हो रहा है। इसका मतलब मनोज का टाइम ज़्यादा है, पीयूष का टाइम कम है। अगर पीयूष का टाइम कम है तो इसको ज़्यादा धन मिलेगा, ठीक है। अगर मनोज का समय ज़्यादा है तो इसको कम धन मिलेगा, तब जाके कम रुपया पे ज़्यादा समय में ज़्यादा ब्याज कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर ज़्यादा पैसा में कम समय पर उतना ही ब्याज कैलकुलेट होगा। क्लियर है। इसके बाद ये तो डिसाइड हो गया कि किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर मनोज का टाइम ज़्यादा है तो इसको कम राशि मिलेगा, तो ये हो गया मनोज का हिस्सा, और पीयूष का हिस्सा ये हो जाएगा। अब एज गैप देखिए, इसका टाइम है 18, इसका टाइम है 19, तो डिफरेंस कितना का रहा है, 1 वर्ष का। तो यहाँ पर पावर 1 कर देना है। अगर 2 वर्ष का डिफरेंस रहता है स्क्वायर कर देते, 3 वर्ष का रहता है क्यूब कर देते, ठीक है। जिस तरह का डिफरेंस रहेगा उस तरह से आपको करना है। तो इसी रेशियो में धन को बांटा है इसने। तो टोटल यहाँ पर हो रहा है 21 यूनिट, जबकि ये जो शान है, इनके पिताजी, इनके पास टोटल 1,407 रुपया है। तो ये 1,407 के बराबर होगा। हमें निकालना है मनोज का रुपया। तो मनोज को मिला है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो लास्ट में 0 आएगा, ये दोनों तो होगा नहीं। 21 से जाएगा ये 6 बार में, फिर 7 बार में, 67 गुना हो रहा है। इसको भी अगर आप 67 गुना करते हैं तो 670 रुपया जो है इनका हिस्सा निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे सेम सवाल है, आप इसको खुद से करिए क्योंकि रेट भी वही है और टाइम का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं 1 वर्ष का ही है। तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, और इनका रुपया भी सेम ही है। आगे ये भी वही सवाल है। अमित ने एक ही धनराशि को 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक रूप से संयुक्त होता है, इस पर निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 47 रुपया है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, आपसे मूलधन इन्होंने पूछा है। तो देखिए, अगर रेट यहाँ पर R% है तो 2 वर्ष का डिफरेंस निकालने के लिए R²/100 इतना परसेंट का जो है डिफरेंस हमें मिलता है। तो यहाँ 4 है, अगर रखते हैं तो ये 0.16% डिफरेंस आएगा परसेंटेज में, लेकिन एक्चुअल का डिफरेंस ये 47 दे रखा है, तो ये 47 के बराबर होगा। हमें चाहिए मूलधन यानी 100% का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना होगा, 47 को 0.16 से डिवाइड करना होगा और 100 से गुना करना होगा, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट अगर हटा दें तो यहाँ 100 से गुना करना होगा। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। अगर इन सबको गुना कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन
ये तो जान रहे हैं कि 25 गुना 25 625 होता है। एक 47 से अगर इसमें गुना करें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखने के लिए आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कोई संख्या अगर 5 से कट रही है तो उस संख्या के आखिरी के अंक 5 से कटनी चाहिए, आखिरी के एक अंक, ठीक है, कम से कम। अगर कोई संख्या 25 से डिविजिबल है यानी कि 5 का स्क्वायर, तो आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। अगर कोई संख्या 125 से डिविजिबल है तो उस संख्या के आखिरी के 3 अंक 125 से कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 625 से डिविजिबल है तो आखिरी के 4 अंक 625 से कटने चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पर अगर आप नज़र डालते हैं और उससे पहले ये देखिए 625 है, इसका मतलब ये 125 का भी मल्टीपल है। तो आखिरी के 3 अंक जो भी आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। तो देख लीजिए यहाँ 725, क्या ये 125 से डिविजिबल है? नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। ये है, ये भी है, ये नहीं है। तो बच्चे 2 ऑप्शन आपके पास। अब इन दोनों को कैसे हटाएंगे? तो ये देख लीजिए 625, तो आखिरी के 4 अंक आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये अगर देखते हैं और यहाँ पर है 9375, ये देखने से आपको एक चीज़ क्लिक हुआ होगा कि ये जो है 3125 का 3 गुना है और 3125 क्या है? ये 625 का 5 गुना है। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर सी 625 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे, अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से निवेश किया, 53 रुपया का अंतर प्राप्त हुआ। सेम सवाल है, यहाँ भी टाइम 2 वर्ष का है, रेट वही है 4%, लेकिन डिफरेंस 53 रुपया। खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान सवाल है, ठीक है। आगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जब भी बात चक्रवृद्धि ब्याज का करें तो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज वाला तरीका नहीं लगा देना। जैसे ये 2 गुना हो रहा है तो आप ये नहीं कहिएगा कि यहाँ 100% का ब्याज मिलेगा, ठीक है, वो साधारण ब्याज में होता है केवल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना मूलधन 1 है तो ये 2 गुना हो रहा है तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? 8 वर्ष का। अब यही मूलधन 1 यूनिट को 8 गुना होना है। 8 गुना होगा तो मूलधन कितना होना चाहिए? 1 से 8 होना चाहिए। तो टाइम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 है, 2 की पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो यहाँ जो भी रहे उसको भी इसी आधार में लिखना आपको, यानी 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ इक्वल होना चाहिए। तो पावर 1 होने में इसको 8 वर्ष का टाइम लग रहा है, तो पावर 3 होने में कितना लगेगा? 1 का 3 गुना, तो 8 का 3 गुना कर दीजिए, यानी कि 24। तो 24 वर्ष इसका टाइम निकल कर आएगा। क्लियर है? आगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? सेम सवाल है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेंगे मूलधन 1 है तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है तो 2 हो रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको? 7 साल का। अब यही 1 यूनिट जो है ये 16 गुना होना, यानी कि 16 होना है। तो टाइम कितना लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4, यहाँ पावर 1। तो पावर 1 होने में 7 साल लग रहा है इसको, तो पावर 4 होने में कितना लगेगा? 28 साल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, कितने वर्षों में 8,400 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा? सवाल आसान है, बेसिक सा। देखिए 8400 का 10% है, ये क्या 840। अगर 10% इसको टोटल रेट मिल रहा है और पर ईयर का रेट क्या है? 4%। तो टाइम निकालने का आपको पर ईयर का रेट से डिवाइड करना होगा, यानी 4% से। तो ये 2.5 वर्ष का टाइम निकाल कर देगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? ठीक है, सेम सवाल कर चुके हैं हम लोग, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, 4000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीछे हम लोग किए जिसमें अंतर दिया हुआ था, यहाँ पर अंतर आपको निकालना। तो वही चीज फॉर्मूला आपको पता, R² बट्टा 100%, 2 वर्ष का डिफरेंस निकालने का। तो यहाँ 6% है तो ये हो जाएगा 0.36% डिफरेंस।
तो आप निकाल दीजिए 4000 का 0.36%, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 चौके 144 यानी कि 14.4। ठीक है, ये सब बताने की आवश्यकता है ही नहीं, आप गुना करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो हम लोग कर चुके हैं, एक बार कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तो 5 गुनी हो रही है तो इसको रेट चाहिए कितना? टोटल 400%। ठीक है, 400% इसको ब्याज चाहिए। ये 11 वर्षों में इसको गेन करना है, तो रेट क्या होना चाहिए? तो डिवाइड कर देते हैं, 11 या 33 जाएगा और बच गया कितना? 770, 6 बार में जाएगा 66, हो जाएगा 4, यानी 36 सही 4/11% का पर ईयर रेट चाहिए इसको। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, अमित ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, वही सेम सवाल है, हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ 58 रुपया है, 4 वर्ष का रेट है CI और SI का, और आपसे क्या पूछ रहा है? मूल राशि कितनी है, तो आप उसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे, ये लास्ट टाइप का सवाल था। तो यहाँ पर जो भी सवाल हम लोगों ने किया वो सवाल मिनिमम 6 से 7 बार रिपीट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 बार हमने सॉल्व किया, बाकी को छोड़ दिया। एक ही सवाल को बार बार सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, और सवाल में कोई दम भी नहीं है, आसानी से सॉल्व होने वाला है। बस आप तरीका सीख जाइए और सवाल का लैंग्वेज आप याद रखिए, तो आपको सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।